बारे में भी पढ़ा था। तो पेंक्रियाज के हवाले से जैसे आपको पता है, दो हार्मोन उनके आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में जो पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन है, उसमें इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और जिनका एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी हमने जैसे डिस्कस किया था, तो थोड़े स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका रीजन क्या होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसका। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कभी भी किसी वक्त हो सकता है बच्चों में, उसके लिए एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन, बट सर्टेन वायरल अटैक्स की वजह से भी ऐसे हो सकता है, कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऐसी नहीं डिटरमाइन की गई है। इसी तरह से डायबिटीज टाइप 2 के हवाले से एक जेनेटिक रीजन भी है, फैमिली हिस्ट्री, उसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्ड नहीं देते। प्लस में लाइफ स्टाइल भी होता है। लाइफ स्टाइल की मीनिंग होती है जैसे पैसिव लाइफ होती है, जितनी जैसे एक्टिविटी नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होती है। तो इसी तरह से एक डाइट प्लान जो होता है, डाइट में अगर जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स होंगी तो आगे जो है डायबिटीज का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको सर्टेन रीजंस की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है डायबिटीज टाइप 2 का। ठीक है, तो बहरहाल ये थोड़ी सी जो पॉइंट्स थे जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो अगेन थोड़ा सा दोबारा से इंसुलिन और ग्लूकेगोन के हवाले से, जैसे होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है और सेट पॉइंट है होम्योस्टेसिस के हवाले से 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इस लेवल से राइज करती है, राइज की मीनिंग बढ़ती है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, इससे अगर बढ़ेगी तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, इंसुलिन हार्मोन की रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है, रिलीज के लिए स्टिमुलस ये है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो। राइज का मतलब कितना, कि यानी 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, इससे थोड़ी बढ़े, स्टिमुलस से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, तो उसके बाद फौरन क्या होगा, पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। जैसे इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगी तो उसके बाद क्या होगा, लिवर पोर्शन है इसमें जो एक्सेस ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। बॉडी सेल्स टेक अप ग्लूकोज, बॉडी सेल्स ग्लूकोज को टेकअप करेंगे, यानी सेल्स के अंदर जाएगी ग्लूकोज। जैसे कल भी हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद जो है ग्लूकोज अंदर आती है, अपटेक ऑफ द सेल होता है। इसी तरह से ये भी होगा कि एक ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसको भी ये स्टॉप करते हैं, इंसुलिन स्टॉप करती है। तो इस तरह से ये इन स्ट्रेटजीज के जरिए क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो डेक्लाइन, ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल डेक्लाइन, डेक्लाइन की मीनिंग है कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, तो पहले बढ़ रही थी अब वो वापस जो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह से इंसुलिन हार्मोन वर्क करता है। उसके बाद ब्लड, इससे जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगी, सेट पॉइंट से ग्लूकोज लेवल कम होगी तो ये स्टिमुलस किसके लिए, स्टिमुलस है ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगी तो ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा होगा, पेंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ग्लूकेगोन हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज को बढ़ाना, कितना बढ़ाना, इंक्रीज करना, रेज करना, कि पहले ड्रॉप हो गई थी, कम हो गई थी, अब वापस जो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक ले आने का काम इस ग्लूकेगोन का होगा। तो फिर यहाँ पे लिवर के अंदर भी खास तौर पे ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होगी, जो पहले ड्रॉप थी रेज होगी कितनी, वापस से 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक पहुंच जाएगी। होपफुली आपने इन दोनों हार्मोन्स की मैकेनिज्म को याद भी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, स्टिमुलस क्या होगा हार्मोन के रिलीज होने के बाद वो भी आपने जैसे देखा, और नॉर्मल जैसे सेट पॉइंट कितनी है ग्लूकोज लेवल की वो भी आपने नोट किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने जैसे नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड जो हमने
ये थोड़ा सा एक एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, टू टाइप्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एक एड्रिनल कार्टेक्स और मेडुला। किडनी के टॉप पे जो है, हर किडनी के टॉप पे एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, आउटर पार्ट इसका एड्रीनल कार्टेक्स और इनर रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला कहते हैं। एड्रीनल कार्टेक्स के हार्मोन जो होते हैं आपको पता है वो 3 हार्मोन्स हैं एड्रीनल कार्टेक्स के। कौन से 3 हार्मोन है? कार्टिसोन, अल्डोस्टेरोन भी है और एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस और ये हार्मोन किसकी स्टिमुलस या इसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज होगा, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो जो है एड्रिनल ग्लैंड वर्क करेगा, फंक्शन करेगा और अपने हार्मोन रिलीज होगा। अगर स्टूडेंट्स को याद है कि लाइक ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा इसको मैसेज मिलेगा या हार्मोन होगा तो ये जो एड्रिनल कार्टेक्स अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, उस हार्मोन का जो नेम अगर आप बताएंगे, टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर तो शॉर्ट फॉर्म में टाइप करें। जिसान साहब, वो कौन सा हार्मोन है जो इस मकसद के लिए एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है? CRF और CRH, राइट। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं CRH, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फैक्टर कहते हैं। ये होता रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये जब हार्मोन रिलीज होगा तो जो है CRF, तो देन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो स्टिमुलेट होगी, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी? ACTH। और ACTH आगे किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स को, एड्रीनल कार्टेक्स को। तो ये सीरीज और सीक्वेंस है और देन एड्रीनल कार्टेक्स अपने हार्मोन सेल्फ अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, ये पार्ट करेगा। हाइपोथैलेमस से CRH और CRF एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे और एड्रिनल कार्टेक्स देन अपने हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो एड्रिनल कार्टेक्स जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कार्टिसोल, अल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा इसमें। और एड्रिनल मेडुला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट, जैसे आपने फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके दौरान जैसे रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन, नार एपिनेफ्राइन, एड्रीनलिन, नार एड्रीनलिन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी स्टेट पैदा होती है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन पैदा होती है। तो एड्रीनल मेडुला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको रेगुलेट करता है। एड्रीनलिन और एपिनेफ्राइन जिसे कहते हैं, नार एड्रीनलिन और नार एपिनेफ्राइन होंगे और PNS डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एपिनेफ्राइन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सॉरी ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, यहाँ पे P का मतलब जैसे एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिलैक्स स्टेट का होता है, वो रिलैक्स स्टेट ऑफ द नॉर्मल स्टेट होती है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो उसके अंडर में एपिनेफ्राइन की रिलीज होती है। बहरहाल हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं जो कल भी हमने पॉइंट्स पढ़ी थी, कल भी हमने जो पॉइंट्स पढ़ी थी यही कि इसके 2 रीजन है। कौन से 2 रीजन है? आउटर पार्ट के हर किडनी के टॉप पे, किडनी के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट जो है उसे हम कहेंगे एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स, और इनर पार्ट जो है उसे हम कहेंगे एड्रीनल मेडुला, इनर पार्ट इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल, रीनल लफ्ज की मीनिंग होती है किडनी। रीनल जहां पे भी लफ्ज इस्तेमाल हो बायोलॉजिकल साइंसेस में,
मेडिकल साइंसेज में, तो उसकी मीनिंग होती है किडनी। यानी किडनी की टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड है, आउटर पार्ट को हम कहेंगे कार्टेक्स और इनर रीजन को हम कहेंगे एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल कार्टेक्स के भी आपने हार्मोन जैसे देखे 3 हार्मोन, और एड्रीनल जो जैसे मेडुला है, एड्रीनल मेडुला में इपिनेफ्राइन और नार इपिनेफ्राइन, इपिनेफ्राइन और नार इपिनेफ्राइन, नार इपिनेफ्राइन। और इनकी रेगुलेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन जो होती है सिंपैथेटिक, उसके जरिए रेगुलेट होते हैं। और एड्रिनल कार्टेक्स में आपने देखा कि एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एड्रिनल कार्टेक्स अपने हार्मोन जो है प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से जो एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब नेक्स्ट हम आएंगे, हर एक जैसे हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड जैसे उसके 2 पोर्शन है, जो एक एड्रिनल कार्टेक्स है और दूसरा एड्रिनल मेडुला है। तो एड्रिनल कार्टेक्स के अंदर जैसे कार्टिसोल या कार्टिसोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कार्टिसोन की फर्दर 2 कैटेगरीज है, एक को कहेंगे ग्लूको कार्टिकॉइड, दूसरे हैं मिनरलो कार्टिकॉइड, ग्लूको कार्टिकॉइड एंड मिनरलो कार्टिकॉइड, ग्लूको कार्टिकॉइड एंड मिनरलो कार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे इसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं कि ग्लूकोकार्टिकॉइड के और मिनरलोकार्टिकॉइड के इफेक्ट्स क्या है। इफेक्ट्स ऑफ मिनरलोकार्टिकॉइड, यकीनन मिनरलो रेफर्स टू मिनरल्स, तो यानी ये जो अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, उसके बारे में इसका रोल या फंक्शन है। और ये कार्टिकॉइड्स है जो कार्टिसोन, उसके बारे में ये डिस्कशन है। सिंपली जस्ट इनके एक सिंगल फंक्शन में अगर हम देखें कि अल्डोस्टेरोन का काम क्या है, रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस इन द किडनी, किडनी इनका टारगेट है। अगर आपने थोड़ा बहुत इंटर क्लास में एसटीबी बुक है उसके अंदर आपने पढ़ा हो किडनी की रेगुलेटरी फंक्शन, और उसमें भी जैसे इसका जिक्र है कि इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी भी है। इसी तरह से रीअब्जॉर्प्शन की हेडिंग है, उसके अंदर वेरी क्लियर है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उस जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, उस पे जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन इन आयंस की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। कहाँ से? जो फिल्ट्रेट होती है किडनी के अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट पास हो रहे थे, फिल्ट्रेट से जो है सोडियम आयंस वहां से निकल के फ्लूइड में, ब्लड में शामिल होती है। तो ये काम होता है रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय किडनी। जैसे सोडियम आयंस ज्यादा रिटेन होंगे तो इन्वायरमेंट एक हाइपरटोनिक हो जाता है, जिसकी वजह से मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। बहरहाल ये डायरेक्टली हम इसे कहेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, वाटर उसके बाद है, जो वाटर का बाद ही ऑटोमेटिकली जैसे वाटर जो है फ्लूइड्स में आ जाता है, बट मेन फंक्शन है इसका रिटेंशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। और इसकी वजह से क्या होगा, इस हार्मोन की इफेक्ट की वजह से ये होगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर होगा। वो किस तरह से होगा आज भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिंपली आप अल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये नोट करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस इन द किडनी, जिसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा। इसी तरह से हम इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड पे आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, जो कार्टिसोन है, तो प्रोटीन्स एंड फैट्स की ब्रेक डाउन होगी। जैसे कल भी हमने जैसे एक टर्म पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, आप स्टूडेंट्स को याद होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। जो रिसर्च है या रेफरेंस टॉपिक्स हैं उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में कम लिखा हुआ, यही कि नॉन नॉन प्रोटीन जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जैसे प्रोटीन और फैट्स, उनको ब्रेक करेंगे ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन्स और फैट्स की जब ब्रेकिंग डाउन होती है ग्लूकोज के अंदर, तो इस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसकी वजह से जाहिर है ग्लूकोज बनेगी। तो ग्लूकोज बनेगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी, कार्टिसोन के इफेक्ट की वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि
बॉडी के प्रोटीन और फैट्स हैं ये कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो रिजल्ट क्या होगा, यकीनन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी। ये काम होता है कार्टिसोल हार्मोन का, कार्टिसोल। इसकी वजह से आगे डिफेक्ट ये हो सकता है कि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है। ये हमारे किसी भी बुक के अंदर ये पॉइंट नहीं है, तो भले आप ना करें, थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट है, थोड़ी सी ये एडिशनल पॉइंट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये दो हार्मोन के इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे बुक्स के अंदर एसटीबी एनटीबी के अंदर कौन से इनके बारे में जो फर्दर पॉइंट्स हैं, हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये थोड़ी साथ में इलस्ट्रेशन मौजूद है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन होगी तो हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा, CRH, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके रिजल्ट में एंटीरियर लोब से ACTH प्रोड्यूस होगा और ACTH एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह से जब एक परमानेंट एक स्ट्रेस की सिचुएशन हो, एक शॉर्ट टर्म के लिए फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हो, तो उस सूरत में जो है नर्व सिग्नल और इम्पल्स जो है वो जाएंगे एड्रिनल मेडुला में, और एड्रिनल मेडुला जो है एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक बॉडी के अंदर इमरजेंसी स्टेट पैदा होती है तो ये शॉर्ट टर्म देर के लिए, जैसे एक इमरजेंसी स्टेट पैदा होती है बॉडी के अंदर, जैसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन पैदा होती है, जॉय है, एक्साइटमेंट है, एंगर है, तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि ये जो नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेशन मिलेगी और एड्रिनल मेडुला देन एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। और बाकी जैसे अगर स्ट्रेस, अगर परमानेंट स्ट्रेस है तो उस सिचुएशन में वेरियस रीजंस की वजह से तो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर लोब से ACTH देन एड्रिनल कार्टेक्स देन ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है। बहरहाल, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इनके हर एक हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन या ओवर सिक्रेशन के बाद क्या होगा। ठीक है, 3 हार्मोन्स तो हैं, 3 हार्मोन्स तो एड्रिनल कार्टेक्स के हैं। जैसे 2 मेजर टाइप्स ऑफ 2 हार्मोन, जैसे एनटीबी की बुक के पॉइंट है, बट एसटीबी के अंदर आप देखेंगे, एसटीबी में आप देखेंगे तो वहां पे एंड्रोजन भी मौजूद है। एंड्रोजन भी हार्मोन्स हैं जो यकीनन जैसे इस एड्रिनल कार्टेक्स से ही रिलीज होते हैं। कार्टिसोन और कार्टिसोल हार्मोन विच हेल्प्स टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड मिनरलोकार्टिकॉइड जो होते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है, अल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकार्टिकॉइड कौन सा है, ये कार्टिसोन है। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो कार्टिसोन है जो ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। और मिनरलोकार्टिकॉइड कौन से हैं, वो होते हैं अल्डोस्टेरोन, जिसका काम क्या है, रिटेंशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ। अल्डोस्टेरोन को आप सिंपली कहेंगे सोडियम लेवल, सोडियम को रिटेंशन कराता है। और ये कार्टिसोल जैसे आपने अभी पढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इसी तरह से ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं। इसी तरह से बोथ आर प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, हमने पहले ही पढ़ा है, ACTH पढ़ा है। और तीसरा हार्मोन जैसे नंबर 1 कार्टिसोल, नंबर 2 अल्डोस्टेरोन, नंबर 3 जो है एंड्रोजन से, हम नेक्स्ट एंड्रोजन पे आते हैं। ठीक है, फर्दर इनके हाइपो और हाइपर सीक्रेशन को भी आगे डिस्कस करते हैं कि कार्टिसोल की हाइपो सीक्रेशन होगी तो क्या होगा और हाइपर सीक्रेशन होगी तो क्या होगा। एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एंड्रो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे मेल होती है, जहाँ की भी बायोलॉजिकल साइंस में एंड्रो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसकी मीनिंग होती है मेल। तो यानी लाइक द मेल हार्मोन, लाइक द मेल हार्मोन, मेल हार्मोन की तरह जो है ये इसका फंक्शन होता है। मेल हार्मोन का नेम क्या होता है, आप स्टूडेंट्स को मालूम है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन की तरह जो है ये हार्मोन होता है, उस वर्क करता है। बट इसकी खास क्वालिटी क्या है, यानी एंड्रोजेंस दे आर प्रोड्यूस इन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस। जैसे ये प्योरली अगर टेस्टोस्टेरोन
तो ये तो इसको टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टिस किस में होते हैं, मेल गोनेट्स हैं, मेल पार्ट में। बट ये जो एंड्रोजेंस हैं बोथ बोथ मेल एंड फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं। Another hormone that is called the androgens, like the male hormone or testosterone होता है, is also produced from adrenal cortex in small amount in both male and female। ठीक है, ये जो एंड्रोजेंस जनरल कैटेगरी और जो टेस्टोस्टेरोन में ये फर्क है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, और टेस्टिस मेल गोनेट्स होते हैं और ओनली इन मेल होते हैं। इसी तरह से बट जो एंड्रोजेंस होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस कहाँ होंगे, एड्रीनल कार्टेक्स के अंदर, एड्रीनल कार्टेक्स के अंदर। ठीक है, एड्रीनल कार्टेक्स का ये तीसरा हार्मोन है जो, ठीक है। इट इज मेजर साइट्स ऑफ सीक्रेशन इज टेस्टिस, यानी किसका, टेस्टोस्टेरोन का जो मेजर साइट ऑफ सीक्रेशन है वो है टेस्टिस, विच आर मेल गोनेट्स, जो मेल गोनेट्स है सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा रोल ये है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन से, just such as the growth of facial hairs, deepening of voice and increase in muscle bulk, ये काम होता है एंड्रोजन का होता है। बट कभी कभार जैसे एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जिसमें फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर, जैसे क्योंकि ये एंड्रोजन बोथ मेल एंड फीमेल में प्रोड्यूस होता है, तो कुछ ऐसी फीमेल्स जिनमें अगर अनलकीली अगर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर बॉडी पे थोड़े से, खास तौर पे फेस पे हेयर्स ज्यादा आ जाएगी, और ये जो अपर लिप्स वगैरह इनके जो थोड़े से हेयर आएंगे जिससे मस्टचेस कहते हैं, मूछे मूछों जैसे मेल की मूछों की तरह इस तरह से हेयर्स नहीं होंगे, बट थोड़े हेयर्स आम जो फीमेल्स होती है उनसे थोड़े ज्यादा होंगे। तो सिंपली ये कहेंगे कि बियर्ड एंड मोस्टचेस की जैसे थोड़ी अपीयरेंस हो, और मसल्स और भी ज्यादा बल्कि होंगे। वॉइस का जो जैसे वॉइस जो वो भी थोड़ी सी एक मर्दों जैसी भारी भारी सी होती है। तो ऐसी ओवरऑल कंडीशंस जो होती हैं जो कि फीमेल्स में हो सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं मेस्क्यूलिनाइजेशन। मेस्क्यूलिन जेंडर है, जैसे ग्रामर वगैरह में फेमिनिन जेंडर, मेस्क्यूलिन जेंडर, मेस्क्यूलिन रेफर्स टू मेल, तो यानी फीमेल हैं उनके अंदर अगर ओवर प्रोडक्शन या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन होगी तो उसके रिजल्ट में ऐसी फीमेल्स के अंदर थोड़े से मेल जैसी फीचर्स आ जाएगी, तो उससे हम कहते हैं मेस्क्यूलिनाइजेशन। एसटीबी का टॉपिक है ये एसटीबी का टॉपिक है, एसटीबी के अंदर मौजूद है एक्सेसिव सीक्रेशन, जो ट्यूमर ऑन द इनर साइड ऑफ कार्टेक्स, ये पीटीबी के अंदर पॉइंट है कि यानी एक्सेसिव सीक्रेशन क्यों होती है ट्यूमर ऑन द इनर साइड ऑफ द कार्टेक्स। पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये पॉइंट मौजूद है कि एड्रिनल कार्टेक्स के इनर साइड पे अगर ट्यूमर होगी तो उसके रिजल्ट में ओवर प्रोडक्शन होगी, उसके रिजल्ट में एक्सेसिव प्रोडक्शन या ओवर सीक्रेशन किसकी, एंड्रोजन्स की, एंड्रोजन की होगी किसमें, फीमेल में। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, फीमेल में होगी, इस कंडीशन को कहेंगे मेस्क्यूलिनाइजेशन। मेस्क्यूलिनाइजेशन, मेस्क्यूलिन जो है मेल जेंडर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो यानी है फीमेल बट उसके अंदर थोड़े से मेल जैसी फीचर्स कौन सी, जैसे अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड फेशियल हेयर्स इन लेडीज इज कॉल्ड है। वॉइस में भी फर्क होगा, मस्क्यूलर जैसे थोड़ी सी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, भारी भारी सी। सो दैट इज लाइक द ये तो है तो एंड्रोजन है, बट उसकी जो ओवर प्रोडक्शन इन फीमेल हुई है तो उसे हम कहेंगे मेस्क्यूलिनाइजेशन कहेंगे। वरना अदरवाइज एंड्रोजन जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक कराते हैं वो बिकॉज ऑफ एंड्रोजन की वजह से। की पॉइंट इनकी है कि बोथ मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनके अंदर दोनों के अंदर ये प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल है लेवल तो ठीक है, बट ओवर प्रोडक्शन है या एक्सेसिव स्पेशली इन फीमेल्स होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेस्क्यूलिनाइजेशन कहेंगे। होपफुली आपने एंड्रोजन की फंक्शन नोट कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल होगी तो उसका क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन होगी कार्टिसोल की तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अंडर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, ओवर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल। एसटीबी के अंदर भी टॉपिक मौजूद है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। पहले आप सबसे पहले कार्टिसोल का फंक्शन तो देखें क्या है। कार्टिसोल
कार्टिसोल का फंक्शन ये है, सिंपली एक वर्ड के अंदर हम कह रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी प्रोटीन्स या फैट्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करने का काम, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम इस कार्टिसोल का है। तो अगर कार्टिसोल की सीक्रेशन ज्यादा होगी तो प्रोटीन्स भी ज्यादा ब्रेक होंगे और फैट्स भी ज्यादा ब्रेक होगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल यकीनन जो है हाई होगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। अगर कार्टिसोल की प्रोडक्शन नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड वो भी हाई हो जाएगी। तो ये ओवर सीक्रेशन है। अंडर सीक्रेशन की मीनिंग है जैसे यकीनन उसकी मिकदार जैसे कम रिलीज हो, तो उसे हम कहते हैं अंडर सीक्रेशन कहते हैं। तो कार्टिकल हार्मोन्स काजेस कुशिंग ओवर सीक्रेशन को कहेंगे कुशिंग्स सिंड्रोम आर डिजीज कहेंगे। कुशिंग्स सिंड्रोम आर कुशिंग्स डिजीज, ये डिजीज का नेम है। तो ये की टर्म है कि ओवर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगी और अंडर सिक्रीशन की वजह से एडिसन्स डिजीज होगी। और एडिसन्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डायबिटीज टाइप 1 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसी तरह से एडिसन्स डिजीज है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जैसे ओवर प्रोडक्शन को हम कुशिंग सिंड्रोम्स कहेंगे या डिजीज कहेंगे, कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। जाहिर है आपको पता है कि इसका नॉर्मल फंक्शन तो यही है, प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज में, तो मोर प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी। मोर प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी तो रिजल्टिंग मस्कुलर एंड बोन वीकनेस। उसके बाद ये एनटीबी की पॉइंट है, एनटीबी में मस्कुलर एंड बोन के हवाले से बताया गया है, बोन भी लिखा गया है। मस्कुलर और बोन जो है ये इसकी जो उस पर ज्यादा जो इफेक्ट होंगे। बट एसटीबी के अंदर आप देखेंगे मजीद और भी पॉइंट्स है किसकी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल, जिसे हम कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। तो उसके अंदर ओबेसिटी भी होती है, मसल वेस्टिंग भी होती है और डायबिटीज भी हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हाई हो जाएगी अगर ओवर प्रोडक्शन करेंगे। तो ओवर प्रोडक्शन ये ग्रेड्स इसकी होगी कार्टिसोल हार्मोन की, तो उसके रिजल्ट में जाहिर है ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा हो जाएगी, तो डायबिटीज भी हो सकती है। मसल के प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मसल वेस्टिंग भी होगी, ओबेसिटी भी होगी। ये इफेक्ट होता है कुशिंग्स सिंड्रोम का, मसल्स देन वीक भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुशिंग सिंड्रोम है। और अंडर सीक्रेशन है, अंडर सीक्रेशन को कहेंगे एडिसन्स डिजीज, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अंडर सीक्रेशन ऑफ कार्टिसोल इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इन पर्टिकुलर वीकनेस ऑफ मसल एक्शन एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स। तो ये अंडर सीक्रेशन की वजह से इसके 3 जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा नोट करना है, याद करना है। अंडर सिचुएशन और स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड मे लीड टू द कोलैप्स एंड डेथ। अगर स्ट्रेस की सिचुएशन हो तो इस अंडर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल की वजह से डेथ भी हो सकती है। एनटीबी की पॉइंट्स हैं, ये थोड़ी सी आपके लिए नई लगेंगी। कोल्ड जैसी स्ट्रेस में ये ऐसे पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, मसल की वीकनेस होगी, लॉस ऑफ साल्ट्स, ये उसकी सिम्टम्स में आ जाते हैं। और एक और भी आपको की टर्म याद करना है किसके बारे में, एडिसन्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और एसटीबी के हवाले से थोड़ी सी पॉइंट्स भी हैं किसकी, एडिसन्स डिजीज, वीकनेस है, वेट लॉस है, लो शुगर लेवल है और लो ब्लड प्रेशर है। ये जो जनरल इफेक्ट्स होते हैं इसमें एडिसन्स डिजीज, ये एसटीबी की पॉइंट्स है। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये एनटीबी की है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिजीज के हवाले से, तो इनको आपको थोड़ी सी लिस्ट बना के या टेबल बना के इनको अलग अलग फीचर्स में रख के आप इनको थोड़ी सी क्रेमिंग करेंगे, याद करेंगे। जस्ट फीचर्स हैं, मैकेनिज्म तो हमारे छोटे छोटे बुक्स हैं जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में, उसमें मैकेनिज्म में नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे हमारे जैसे बुक्स में ना मिलेगा और ना ही इस स्टेज पे आप उनको देखने की कोशिश करें। भाई बिकॉज टाइम ज़ाया होगा, आप जो स्मार्ट स्टडी करें, जो बुक में पॉइंट है क्या सिम्टम है ऐसी चीजें याद करें। ठीक है, लेकिन आप पढ़ें याद करें, आगे थोड़ी सी जब आप मेडिकल में जाएंगे तो उनको फर्दर देख ले, या होंगे यकीनन सिलेबस में भी होंगे आपके। तो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन की वजह से कुशिंग सिंड्रोम है, अंडर प्रोडक्शन की वजह से एडिसन्स डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
ठीक है, और उसकी वजह से कौन सी सिम्टम्स होती हैं, ये चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जैसे एसटीबी के अंदर एक टॉपिक मौजूद है। एसटीबी में अगर आप एसटीबी बुक को थोड़ा ओपन करें, एसटीबी बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर 83 को देखें, वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, टॉप पे बॉक्स बना है। ठीक है, बिकॉज कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ने कहते हैं ये टॉपिक है कहाँ एसटीबी में, तो इससे भी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि हम एसटीबी क्यों पढ़ें, ये बुक है उसके अंदर जो नॉलेज मौजूद है रिलेटेड टॉपिक की, तो आपको पढ़ना है। नंबर सेकंड के आपको पेपर भी देने हैं, अभी इंटर क्लास जो रेगुलर पढ़ रहे हैं तो जाहिर है एसटीबी तो पढ़ेंगे। और नंबर थ्री, कि जैसे गवर्नमेंट्स होती हैं, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, कोई भी डिसीजन ले सकती है कि हम एसटीबी से टेस्ट लेंगे, तो एसटीबी बुक को नहीं छोड़ना है। बार बार मैसेजेस आते हैं कि हम एसटीबी को क्या करें, एसटीबी तो आपको रखना है सामने, पढ़ना है। सिंध में हम सिंध प्रोविंस है, उसका हमारा जो है गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया है, हम देखेंगे ये तो पीएमसी, उसके बाद अपने जो बुक्स दिए तो हम उसको कंबाइन स्टडी करें। मोर ओवर आप देखें सारे बुक्स जो तकरीबन मैं हमेशा कहता हूँ 90% तो एक जैसे ही है। कोई भी अगर एक बुक ले ले तो उसको दूसरे बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो फंडामेंटली तो वो तो सब सेम है, थोड़ी सी डिफरेंस इनमें है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप ज्यादा इतना परेशान ना हो कि हम क्या पढ़ें, सब चीजें सारे बुक्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, स्टडी तो आपको करनी चाहिए। तो इसी तरह से एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मौजूद है, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं आरएएस कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कहते हैं आरएएस कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में आरएएस। ये जैसे आप थोड़ी सी सबसे पहले इलस्ट्रेशन को आप देखें कि उसके अंदर कौन सी मैकेनिज्म है, फिर आप जब इसको टेक्स्ट को देखेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में होता क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन में इसका मकसद क्या होता है, इसका एक जैसे मकसद है कि जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, नंबर वन, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम हो, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो। डिहाइड्रेटिंग कंडीशन का मतलब है कि यानी बॉडी के अंदर सेल्स में वाटर की कमी हो गई है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड वॉल्यूम लो है। ये अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, कौन सी, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम, तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टिमुलस है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के लिए एक स्टिमुलस है। जब भी एक बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर लो हो, ब्लड वॉल्यूम लो हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में लिवर के अंदर एक प्रोटीन पैदा होता है जिसका नेम है एंजियोटेंसिनोजन। तो ऐसी सिचुएशन में लिवर प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर का एक प्रोटीन है। अब इस लिवर के प्रोटीन को किडनी के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, किडनी के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस, ये किडनी की स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है ना, ये किडनी की सिंबल है। किडनी प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रेनिन। किडनी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, उसका नेम है रेनिन। रेनिन एंजाइम की एक्शन की वजह से ये एंजियोटेंसिन टेंसिनोजिन होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा जब भी कौन सी सिचुएशन, डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम लो है। तो ऐसी कंडीशन में लिवर के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होता है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रॉम किडनी दैट इज कॉल्ड रेनिन, वो इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the action of ACE enzyme. ACE enzyme कौन प्रोड्यूस करता है, लंग्स करते हैं। ठीक है, जैसे angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the enzyme ACE. ACE enzyme कौन प्रोड्यूस करते हैं, लंग्स करते हैं। ACE enzyme is produced by lungs. Renin enzyme is produced by kidneys. Renin enzyme is produced by kidneys. Angiotensinogen is produced by liver. जैसे एंजियोटेंसिन 2 पैदा होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में ये होगा एडीएच रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा,
एडीएच रिलीज हुआ तो यकीनन एडीएच कहाँ से रिलीज होता है, आप स्टूडेंट्स को मालूम है एडीएच की प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होती है और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जैसे एडीएच रिलीज होगा तो मोर रिटेंशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, तो यानी इसकी वजह से हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होगा, पर्सन को एक थ्रस्टी फीलिंग होगी और मोर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर होगी। इसी तरह से ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन, इस कंडीशन को कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, किसके इफेक्ट में, एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट में। इसी तरह से एंजियोटेंसिन 2 की वजह से एड्रिनल कार्टेक्स भी स्टिमुलेट होगा, एड्रिनल कार्टेक्स भी स्टिमुलेट होगा एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट में, एड्रिनल कार्टेक्स ये भी स्टिमुलेट होगा, एड्रिनल कार्टेक्स, और एड्रिनल कार्टेक्स से अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और अल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है आपको पता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम की जितनी रीअब्जॉर्प्शन होगी तो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। इसी तरह से जो बॉडी के अंदर एक डिहाइड्रेटिंग कंडीशन थी वो अब खत्म हो जाएगी, पर्सन भी उसको एक थ्रस्टी फील होगी, पानी भी पिएगा, प्लस में मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मोर रिटेंशन ऑफ सोडियम हुई है, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ब्लड प्रेशर पहले लो था, जैसे ये वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, इन आर्टरीज की नैरोइंग होगी तो यकीनन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से वाटर भी पिएंगे, रिटेंशन भी होगी तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गए, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जो पहले डिहाइड्रेटिंग कंडीशन थी, थ्रस्टी थी, एक यानी पानी की कमी थी, वो भी वापस से इस सिस्टम के जरिए होगा। तो इस पूरे सिस्टम का काम यही होता है, जैसे स्ट्रेस की थोड़ी सी सिचुएशन कौन सी, बॉडी के अंदर एक डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम जब लो हो, तो ऐसी सिचुएशन में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है काम करता है। उसकी कंपोनेंट्स क्या है, उसकी कंपोनेंट सबसे पहले आपने देखा लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन है, it is converted into angiotensin 1 by the action of an enzyme called as renin. Renin enzyme is produced by kidneys. उसके बाद angiotensin 1 जैसे बना, it is converted into angiotensin 2 by the action of an enzyme that is called the ACE enzyme from lungs। और उसके बाद जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो उसका इफेक्ट किस पे है, उसका इफेक्ट जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट पे है, ब्लड वेसल्स पे है, एड्रिनल कार्टेक्स पे है। एड्रिनल कार्टेक्स आगे अल्डोस्टेरोन हार्मोन की लिए प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा, मोर सोडियम रिटेंशन होगी तो मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, पर्सन थ्रस्टी भी फील करेगा, थ्रस्टी फील करेगा, मोर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर होगी। तो इस तरह से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी डिहाइड्रेशन की, लो ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड वॉल्यूम की, वो वापस से रिस्टोर हो जाती। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब हमारे एसटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ये है सेम कि रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे कि रेनल ब्लड फ्लो जो अगर रिड्यूस्ड हो, ये उसके लिए स्टिमुलस है। रीनल ब्लड फ्लो, रीनल रेफर्स टू किडनी, किडनी के अंदर जैसे ब्लड फ्लो कम हो जाए, जैसे हमने पहले ही नोट किया, इसका स्टिमुलस होता है लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम और डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजिन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। एंजियोटेंसिनोजिन को कौन प्रोड्यूस करता है, एंजियोटेंसिनोजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। कौन कराता है, रेनिन एंजाइम कराता है। कौन प्रोड्यूस रेनिन एंजाइम को करता है, किडनी। उसके बाद क्या होगा, यही एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एसी एंजाइम। एसी एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, लंग्स करते हैं। एसी का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड एसी, एसी एंजाइम लंग्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट ये होगा कि एडीएच रिलीज होगा जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स नैरो होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा। तो ओवरऑल इसी सिचुएशन में निकलने के लिए जैसे ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करता है। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा या पढ़ लिया होगा, दोबारा से भी हम देखते हैं कि ये है क्या सिस्टम।
जब भी एक ऐसी कंडीशन, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम होगा, तो लिवर के अंदर जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसका नेम है एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। जैसे ये देखें, कन्वर्जन में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है? एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन, angiotensinogen 1 sorry tensinogen is converted into angiotensin 1 by the action of renin enzyme produced by kidney. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the action of AC enzyme produced by lungs. just दो लफ्ज याद करने, कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। जैसे एंजियोटेंसिन 2 पैदा होगा तो उसके बाद जैसे एडीएच भी रिलीज होगा, अल्डोस्टेरोन भी रिलीज होगा और वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो रिजल्ट में ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है वो भी अब नहीं रहेगी। पर्सन फील्स थ्रस्टी, मोर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर होगी। तो होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा और अब थोड़ा सा याद करना है। सीरीज देखें, एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 के बाद एंजियोटेंसिन 2 है। दो एंजाइम्स हैं। किडनी का एंजाइम है उसका नेम है रेनिन, लंग्स का एंजाइम है उसका नेम है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और उसके बाद जैसे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो उसका इफेक्ट एडीएच हार्मोन भी रिलीज होगा, उसके रिजल्ट पे अल्डोस्टेरोन भी होगा और वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, किसान साहब थोड़ा सा फीडबैक लें, यस या नो, समझा नहीं समझा? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यस नो? यस ज्यादा है, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं एड्रिनल मेड्यूला की तरफ। एड्रिनल कार्टेक्स के जैसे हमने पढ़े, कार्टिसोन भी पढ़ा जिसकी अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन पढ़ी, और उसके बाद अल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा। अल्डोस्टेरोन का जस्ट एक ही काम था, क्या काम था? जैसे रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन। उसके बाद इससे रिलेटेड, अल्डोस्टेरोन से ही रिलेटेड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी पढ़ा, और उसके बाद जैसे हमने एंड्रोजन भी पढ़े। अब हम आते हैं एड्रिनल मेडुला की तरफ। एड्रिनल मेडुला जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट है इसका एड्रिनल ग्लैंड का। तो आप देखें एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है? जैसे आपको पता है ऑन द टॉप ऑफ किडनी है। इसकी स्टिमुलेशन क्या होती है? जैसे एक स्ट्रेस है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, या जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, या जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी। इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी, इमरजेंसी स्टेट एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी है, दूसरी होती है इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी, और इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए रेगुलेट हो गए। सडनली जैसे जॉय, एक्साइटमेंट, फियर, एंगर, ऐसी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? यकीनन जो है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन रिलीज होंगे। इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन्स को कलेक्टिवली जनरली हम इसे कहते हैं ये इमरजेंसी हार्मोन है। इससे स्टेट में रिलीज होने वाले हार्मोन्स जो इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन्स, जैसे एक इपिनेफ्राइन, इपिनेफ्राइन, नॉर इपिनेफ्राइन, नॉर इपिनेफ्राइन, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। इमरजेंसी हार्मोन, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी। और इसी तरह से इनकी दूसरे नेम भी है, जैसे एड्रीनिलीन भी कहते हैं, एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन, और इसे कहते हैं नॉर एड्रीनिलीन, नॉर एड्रीनिलीन। तो आपने देखा लॉन्ग टर्म की स्ट्रेस थी तो उसमें कौन सा हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हो रहा था लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में? टाइप करें जेठान से, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चलती। यस, बताएं कौन सा ज्यादा, कौन सा बता रहे हैं इसको? कार्टिसोल, कार्टिसोल, कार्टिसोल।
कार्टिसोल, एग्जैक्टली। और शॉर्ट टर्म अगर स्ट्रेस हो तो उसमें इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन हार्मोन मिलते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जब भी शॉर्ट टर्म बॉडी की स्ट्रेस होती है तो आपको पता है कौन कौन सी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस हमने इससे पहले एक, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन थी ना, उसमें हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। उसमें क्या होता है वो सारी सिम्टम आप स्टूडेंट्स को आई थिंक याद है, जैसे आई बाल का बड़ा होना, ये सलाइवरी ग्लैंड की सीक्रेशन इनहिबिट हो जाना, वॉइस जो है उसमें चेंज आ जाना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना, हार्ट बीट रेट बढ़ जाना, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये भी है। और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन सारे इनहिबिट हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या इमरजेंसी स्टेट में होता है। तो वही सेम बताया गया इफेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी टू ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज लेवल जो है ज्यादा हो और एक एनर्जेटिक स्टेट हो बॉडी के अंदर। इसी तरह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, जो जैसे खास तौर पर लिवर के हवाले से है। बाकी जीआईटी के फंक्शंस जो इनहिबिट हो जाते हैं। चेंज इन द ब्लड फ्लो पैटर्न लीडिंग टू द इंक्रीज अलर्टनेस, डिक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यहाँ पे जो है इनहिबिट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ये डिक्रीज होगी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ये सारे जो है डिक्रीज। बट जैसे बाकी जैसे देखें ये इंक्रीज हो गए। जैसे आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक डायग्राम को सामने रखें ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो वही एपिनेफ्राइन की जैसे फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने बुक की पॉइंट्स को देखते हैं। तो बुक के अंदर क्या है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला में कौन सा जैसे हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिससे एपिनेफ्राइन और एड्रिनलिन कहते हैं, और नार एपिनेफ्राइन और नार एड्रिनलिन कहते हैं, एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं। कब रिलीज होते हैं, रिलीज होते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी या फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जब बॉडी के अंदर होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसकी डिवीजन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है। जैसे आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स स्टेट है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें एक इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी होती है, उसके अंदर है। बोथ आर इन्वॉल्व इन बॉडीज इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, बोथ आर रिलेटेड टू द इमीडिएट रेस्पॉन्स। जैसे अगर आप आपके लिए थोड़ी जनरल नॉलेज आप कहें या अपने आप लॉजिक यूज करें कि अगर ये हार्मोन रिलीज किसी पर्सन में, फॉर एग्जाम्पल हम एक अज्यूम करते हैं, ऐसे ना हो बट हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हार्मोन की नॉर्मल लेवल है, हर नॉर्मल इंसान में नॉर्मल मिकदार में उसकी रिलीज होना जरूरी होती है। कि अगर ये एपिनेफ्राइन और नार एपिनेफ्राइन रिलीज ना हो, इम्प्रॉपर हो, या कम प्रोडक्शन में इनकी जो रिलीज हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या नॉर्मल पर्सन कहेंगे या नहीं कहेंगे, यस या नो? नो, क्योंकि ऐसे पर्सन में इमरजेंसी स्टेट को फेस करने की उनमें बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी इन्वायरमेंट जो एक जैसा होता नहीं है। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कभी कभार ऐसी चेंजेस आती रहती है। तो इस चेंजेस को जैसे फेस करने के लिए यकीनन ऐसे हार्मोन जब रिलीज होंगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, तो वही इमरजेंसी स्टेट को कोप कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होने चाहिए। ठीक है, तो both are involved in the body's immediate response to the stress, and two hormones exert the same effect। जैसे एक ये की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे कौन से बोथ हार्मोन, एड्रेनलिन या नार एड्रेनलिन, इपिनेफ्राइन या नार इपिनेफ्राइन, इनके फंक्शन एक जैसे है। ऐसे हार्मोन जिनके फंक्शन सेम हो, सिमिलर हो, तो उसके लिए टर्म यूज होगा सिनर्जेटिक इफेक्ट। सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब है दोनों के सेम इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट। सिनर्जेटिक इफेक्ट सेम इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट अपोजिट इफेक्ट। ठीक है ना, होपफुली आपने ये थोड़ा सा टर्म समझ लिया होगा कि दोनों हार्मोन के फंक्शन एक जैसे हैं, नियरली सेम है, सिमिलर हैं, तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे सिनर्जेटिक इफेक्ट कहेंगे। जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपोजिट इफेक्ट।
अपोजिट इफेक्ट को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक, सेम इफेक्ट को कहेंगे सिनर्जेटिक। जैसे इफेक्ट्स हैं एपिनेफ्राइन और नार एपिनेफ्राइन के, तो ये तो हमने एक थोड़ी सी पॉइंट्स पढ़ी हैं। अगेन ये नर्वस सिस्टम वाली डायग्राम है, ये आपकी जहन में होगी। जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में, पीपल ऑफ द आई बॉल बड़े हो जाते हैं, इंक्रीज हार्ट बीट होती है, रिलैक्स एयरवेज होते हैं यानी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, लिवर में ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इसी तरह से किडनी के फंक्शन इनहिबिट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन इनहिबिट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी होती है। तो ये सब चीजें जो है इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी, हार्मोन कौन सा, इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन, जिससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। तो ऐसा चार्ट या ऐसी डायग्राम आपके पास पहले से मौजूद है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उस हेडिंग के अंदर ये चीजें है ना, यही इफेक्ट्स होते हैं इस एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन के हवाले से। याद करने का एक आसान सी एक ट्रिक है जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा अभी ये एसटीबी का टॉपिक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का टॉपिक है, थाइमस ग्लैंड, जो हालांकि इसमें लाइक एनटीबी में नहीं है किसान साहब। करा दो। अच्छा, अब केमिस्ट्री की क्लास होती है, बाकी ये हम नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास होगी, तो अब केमिस्ट्री लास्ट में है। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।